खत्म हो जाती है, पेट निकला हुआ है, जिससे मिलो। बंदे को मटके का नहीं पता लगता ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन, सिंध हाई कोर्ट में मौजूद है। हम असगर उमर साहब मेरे साथ मौजूद है। आज दो बड़े अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये है कि कोरोना वैक्सीन के मुतालिक जो इक़दाम वफाकी और सूबाई हुकूमत के थे, सिंध हाई कोर्ट ने उनको जायज़ करार दिया है। बड़ी पेशरफ्त हुई है सिंध हाई कोर्ट में। क्या क्या हुआ इस हवाले से, इस केस से मुतालिक, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरा, सूबाई हुकूमत ने जिस तरह मुकम्मल लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है, वो बताया गया है जो फ़ैसले में क्या क्या चीज़ें बंद होंगी, क्या खुली होंगी, क्या क्या इक़दाम होंगे, वो सारी तफसीलात भी रखेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ अरसे से आप सूबाई हुकूमत को एक आड़े हाथों लेने के लिए, सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेने के लिए PTI की जो एक सियासत सूबे में मुतहर्रिक करने के लिए, सिंध में मुतहर्रिक करने के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं सामने, जो वज़ीर आज़म की सरबराही में जो फ़ैसले हो रहे हैं, मुमकिन तौर पर क्या क्या हो सकता है और ज़मीनी हक़ाइक़ सूबे के हैं क्या, वो सारी तफसीलात भी मेरे साथ रखेंगे। सबसे पहले मैं असगर उमर साहब आपको YouTube चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। सर, आप सुबह मौजूद थे हम जब जैसे शफ़ी मोहम्मद सदीकी साहब की कोर्ट में ये केस था कि कोरोना वैक्सीन से मुतालिक जो एक जबरी इक़दाम किए जा रहे हैं सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की जानिब से, कि सिम बंद कर दी जाएंगी, सोशल IDs बंद कर दी जाएंगी, और उसके बाद फिर काफ़ी मजबूर किया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि आइन के आर्टिकल जो 4A की खिलाफ वर्जी है कि जबरी तौर पर कोई इक़दाम नहीं किए जा सकते या मजबूर नहीं किया जा सकता किसी भी काम के लिए शहरियों को। तो अदालत ने एक तो चलता फिरता बम करार दिया है जिसको भी कोरोना, जो भी वबा का शिकार होगा शहरी। तो उसके बाद फिर मज़ीद क्या इक़दाम कहें और अदालत ने क्या मज़ीद उसमें फ़ैसला दिया है? शायद पहले तो ये करेक्ट कर लें कि जबरी और लाजमी की बात है कि लाजमी करार दिया गया है, और अदालत ने यही ऑब्ज़र्व किया कि इस वक्त ये टेक्निकल मसाइल पे नहीं जाया जा सकता। वो जो 423 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आए थे सोहेल हमीद, अदालत का कहना था कि वबा की सूरत हाल है, आम सूरत हाल नहीं है, ये वबा की सूरत हाल है, इसमें शहरियों की जान बचाना तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है, उन्हें वो ये करना है। और क्योंकि 200 आदमी, 300 आदमी, 150 आदमी, किसी को भी वो तो मुतासिर कर सकता है, कोई कोरोना पेशेंट, अब उसकी मर्ज़ी पे नहीं छोड़ा जा सकता उसे। तो ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, वो स्टेट ड्यूटी बाउंड है कि ये काम करे कि वो शहरियों को महफूज रखे। एक शख्स की आज़ादी का मसला नहीं है, जिस शख्स को वैक्सीन नहीं लगवानी वो अपने कमरे में रहे, तो फिर उसे दूसरे को बीमार करने का हक़ नहीं दिया जा सकता। एक शख्स की आज़ादी और हकूक़ वहाँ ख़त्म हो जाते हैं ना जहाँ दूसरों के हकूक़ शुरू होते हैं। तो कोर्ट ने बहुत सही ऑब्ज़र्व किया कि इस वक्त ये टेक्निकल के क्या कानून साजी हुई है, क्या नहीं हुई है, वो हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो इक़दाम हो रहे हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता किसी शख्स की इस आज़ादी को करके कि वो दूसरे शख्स को बीमार करे। क्योंकि एक पैरोपेगंडा हमारे यहाँ तालीम की कमी है या जो भी कुछ है, मेडिकल सहूलतें भी कम है, वैक्सीन का रश है, लोग जाली कागजात भी मिल जाते हैं इस तरह। तो वो लोग ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से वैक्सीन से बच जाएं जो अभी तक मुतासिर नहीं हुए। लेकिन जो लोग मुतासिर हो रहे हैं या ये हो सकते हैं, रियासत को उन्हें देखना है ना, अदालत को भी उन्हें देखना है। जैसे शफ़ी मोहम्मद सदीकी ने ये बात भी बड़ी दिलचस्प की कि हुकूमत को फ़िक्र है ना सिर्फ लोगों की बल्कि उनके सेहत की, फैमिलीज़ की, कुलीग्स की, इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं शहरियों के, उनकी फ़िक्र भी है, इसलिए सारे इक़दाम हो रहे हैं। जी, ये अदालत का ये फ़ैसला हुकूमतों के लिए बहुत खुश आइंद है कि वो मज़ीद इक़दाम कर सकती हैं, लोगों को इस पर मजबूर करें कि वो किस तरीके से वैक्सीन कराने के लिए लोगों को मजबूर करें। क्योंकि तालीम की कमी की वजह से अभी तक तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग तो इसको यहूद व हनूद की साजिश ही समझ रहे हैं ना, कि कोरोना नहीं है। जो सेहतमंद है उसके नज़दीक कोरोना नहीं है, जो बीमार हो गया उसे अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। ये दो इंतहाएँ हैं, तो लोग इसको समझ नहीं पा रहे। इसमें स्टेट का किरदार बनता है, मुआशरे का किरदार बनता है, अदालतों का, मीडिया का, हर एक का ये किरदार बनता है कि वो उन्हें वैक्सीन की अहमियत बताए और इस पे राग़िब करे, तरग़ीब करे, मजबूर करे लोगों को कि वो वैक्सीन करवाएं। सर, जैसे आपने भी फरमाया, वाकई में है पूरे अस्पताल जो है भर चुके हैं, यानी कि अब 148 पेशेंट को यहाँ पे रखने की गुंजाइश थी कि एक्सपो सेंटर के अंदर, वो भी मुकम्मल तौर पर भर चुका है। OPDs बंद कर दी गई हैं, यानी कि चलते फिरते वाकई बम की तरह एक जो है मामला हो रहा है। अदालत ने बहरहाल ये दरख्वास्त मुस्तरद की और जुर्माना भी आयद किया और सोहेल हमीद साहब के ऊपर कि दरख्वास्त नाकाबिल समाअत थी और इस तरह की दरख्वास्त उनको दायर नहीं करनी चाहिए थी। और उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत का जिस तरह आप फैसला देख रहे हैं कि उन्होंने 8 अगस्त तक मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया है सूबे में, और जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त जो हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक मार्केट्स मुकम्मल बंद रहेंगी, अगले हफ्ते सूबे के जो दफातर हैं वो बंद रहेंगे। तो और क्या क्या चीज़ें इस इजलास में की गई हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम देखा जा रहा है और ख़ासतौर पर तिजारती जो तबका है वो भी इससे मुतासर होगा, उनका रद्द-ए-अमल भी देखने में आ रहा है। शायद मामला ये नहीं है कि क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं,
अमल दरामद किस तरीके से कराया जाएगा। इससे पहले भी हुकूमत सिंध हमें जहाँ होते हैं हम हुकूमत को अप्रिशिएट करते हैं, अभी जैसे ही किया कि हंगामी हालात में जो भी फौरी इक़दाम कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत के इक़दाम पिछले लॉकडाउन में भी हमने देखा, उसमें लोग कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं नाअहली है, कहीं कॉम्पिटेंसी नहीं है, कहीं रहमदिली नज़र आती है, कहीं बदनुमानी नज़र आती है। तो ये एक मलगूबा है, ये अमल दरामद नहीं होता कि शहरियों को, तमाम शहरियों को यकसा तौर पर वो फेस करना पड़े या सूरत हाल उन सब पे लागू हो। ऐसा लगता है कि पिक एंड चूज़ होते हैं, कुछ इलाके पिक एंड चूज़ होते हैं, कुछ फील्ड जो होती हैं उन्हें मनपसंद फील्ड को इजाज़त दी जाती है। तो ये सिंध हुकूमत की एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से लॉकडाउन पे अमल दरामद होगा, क्या क्या फैसले किए गए, ये सानवी चीज़ है। इंडस्ट्री को जगह मिलनी चाहिए, जहाँ SOP के साथ काम हो सकता है उनको छूट देनी चाहिए। लेकिन अब जो ताजिर है, उसके पास जो मुलाजिम काम कर रहा है, आपके घर पे जो मुलाजिम आते हैं, अब उनकी तनख्वाह का क्या होगा, उनकी आमदनी का क्या होगा, ये भी तो एक देखना है ना। मुआशरे को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन जो होता है, एक तरफा फैसला कर देते हैं कि अमेरिका और यूरोप में ये कुछ हो रहा है, लेकिन उन मुआशरों में जो हो रहा है, जो उनके मुलाजमीन को, उनके शहरियों को जो फैसिलिटी दी जा रही है, वो हमारी हुकूमतें दे पा रही हैं। तो फैसले करते हुए और फैसलों पे अमल दरामद करते हुए स्पिरिट नज़र आनी चाहिए कि ये इन द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक है, अवाम के मुफाद में है, अपने मुफाद में नहीं है। क्योंकि लोगों का एक तासुर ये होता है कि करप्शन और ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट मिल जाती है और वो इक़दाम किए जाते हैं जिससे शहरियों के लिए और अजाब हो जाता है। बिल्कुल, इसमें इंटरसिटी जो है वो ट्रांसपोर्ट बंद कर रखने का ऐलान किया गया है। 31 जुलाई तक जिन लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगवाया, वैक्सीन नहीं करवाई, उनकी उसके बाद अगर नहीं लगवाते तो उनकी सैलरी बंद कर दी जाएगी। और उसके बाद फिर इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग रोड पर निकलेंगे वो सर्टिफिकेट या कार्ड वो ज़रूर अपना वैक्सीन वाला साथ रखेंगे, ताकि पुलिस उनको पकड़ के देखे तो उनके पास ये जिन्होंने वैक्सीन करवाई हुई है और वो अपना कार्ड दिखा सकें। बगैर कार्ड वालों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। सर, ये बड़ी एक अहम चीज़ थी जो कि हमने डिस्कस की, और बाकी में आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जिस पर हुकूमत खुद अमल दरामद ना करा सके। तो बहरहाल अब शहरियों के ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर, चूँकि आप भी हम भी फील्ड में निकलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि किस हद तक ये कोरोना का फैलाव है और कितना ख़तरनाक है, और वाकई में लोगों की जानें जा रही हैं। मतलब पिछले जितनी भी हमने देखा, ये चूँकि चौथी लहर है, 3 लहर में इतना ख़तरनाक नहीं था जो हमें फील्ड में नज़र आता था, अब ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है। सर, आपका एक और बात पे तजिया चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त तजिया, क्योंकि आपने तकरीबन 30-40 साल सहाफ़त में, कराची में, सिंध में गुजार दिए। अब कहा जा रहा है कि PTI की तवज्जो जो है वो सिंध के ऊपर मरकूज़ होने जा रही है। अब सिंध को जिस तरह तीनों चारों सूबे में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में PTI छाई रही, तो अब वो सिंध में छाने की कोशिश कर रही है। अब एक तो अरबाब गुलाम रहीम साहब को एक कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर किया गया, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बारे में इतलात हैं कि उनको कुछ दिन में शायद गवर्नर लगाया जाए सूबे का। तो क्या हक़ाइक़ ऐसे हैं कि PTI पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर मात दे सकेगी, सूबे में अपनी जगह बना पाएगी? शायद ये बात ठीक है कि कश्मीर में उन्हें कामयाबी मिली है, गिलगित में उन्हें कामयाबी मिली है। सियालकोट की जो अभी ये सूबाई सीट हुई है, उन्होंने नून लीग से कामयाबी हासिल की है। पहला ज़िमनी इलेक्शन वो कामयाब हो सके हैं, तो इस तरह अंदाज़ा होता है कि शायद उनको ऊपर की जानिब जा रहे हैं, कुछ उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई हो। लेकिन मजमूई तौर पर हम ये देखते हैं कि पीपल्स पार्टी PTI जब पहली मरतबा कामयाब हुई थी तो वो ख़ुद अपनी हुकूमत नहीं बना सकी, वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत कर रही थी। और ये था कि एक अच्छा मॉडल आएगा तो वो एक नई कुव्वत बनेगी, पाकिस्तान की एक सियासी कुव्वत बनेगी। लेकिन जो परफॉर्मेंस मजमूई तौर पर नज़र आई है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। महंगाई ने तमाम तकाज़ों को, तमाम लोगों की ख्वाहिशात को मलियामेट करके रख दिया है। ये इलेक्शन जीत लेना इन मखसूस इलाकों में एक अलहदा है, ये इलेक्शन की अपनी पॉलिटिक्स होती है, कुछ हथकंडे, कुछ तरीक़ाकार होता है, वो हासिल कर लिए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी अगर सूबा सिंध को बनाए जैसे वफाकी वज़रा क्लेम करें कि आइंदा हुकूमत PTI की होगी, अभी तो ये शुबा है कि जो PTI ने ये सीटें हासिल की हैं कि वो आइंदा इलेक्शन में वो हासिल कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। कराची से हासिल कर सकेगी, क्योंकि PTI का वजूद हम ये देखते हैं ना कि सिर्फ सोशल मीडिया पर है। एक हाथ में आपके आ जाती है PTI, उसके अलावा उसके MNA, उनके MPA, 2-4 लोग हैं जो सियासी कारकुन थे, वो मुतहरिक नज़र आते हैं। ग्रुपबंदी और झगड़े हैं, ये इनके आपस के इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि ये आवाम को कोई डिलीवर नहीं कर सकते। ये सिर्फ इस्लामाबाद की तरफ, बनी गाला की तरफ देखते हैं कि वहाँ की खुशनुदी हासिल हो जाए, कुछ फ़ंड मिल जाए, कुछ बजट मिल जाए। इसके अलावा ये आवाम को खिदमत नहीं कर पा रहे हैं। और जो आप कह रहे हैं कि गवर्नर राज आ जाएगा, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को लेकर आ जाएंगे, गवर्नर मौजूदा गवर्नर से बेहतर PTI को क्या सूट करेगा?
उनका अपना गवर्नर है, जो चाहते हैं वो करेंगे। हो सकता है कि मिर्ज़ा साहब के तो अपना भी तो एक एजेंडा होगा, उनकी अपनी सियासत है। कल उनकी पीटीआई से राहें जुदा हो सकती हैं, वो पहले पीपल्स पार्टी के आदमी रहे हैं, तो वो सिंध की मुकामी सियासत को देखेंगे। वो काम नहीं कर सकेंगे जो पीटीआई चाहती है, वो अपने एजेंडे पर काम करेंगे। लेकिन पीटीआई अगर जो आना चाहती है अरबाब रहीम को लेकर, अरबाब रहीम की हम ये देखते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है। वो इलेक्शन हारे हुए आदमी हैं, या जब वो वज़ीर आला थे उनका माइंड सेट क्या था, उन्होंने क्या डिलीवर किया था। वो जब भी अरकान असम्बली, ख़वातीन अरकान असम्बली को कहते थे कि ये लिबास क्या पहन कर रही हैं, क्या बन ठन कर आई हैं, इस पर क्रिटिसाइज़ होता है। वज़ीर आज़म पर भी क्रिटिसाइज़ हुआ, उन्होंने फिर अपना ये स्टेटमेंट वापस लिया। अरबाब रहीम की सोच और उनका तरीक़ाकार तो वाज़ेह है, वो कोई कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो कामयाब हो गए थे, किसी भी वजह से एक सीट का वज़ीर आला बन गया था, लेकिन अब उनको तो अपने घर में काबिल कबूल नहीं है, वो थर में काबिल कबूल नहीं है, तो सिंध को क्या कंट्रोल करेंगे। उनकी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। इससे पहले मुमताज़ भुट्टो भी आ रहे हैं, बड़ी शख्सियत को जमा किया जो एंटी पीपल्स पार्टी रहे हैं, लेकिन ऐसा करके अलग हो गए। वो ऐसा होकर फिर अलग हो गए। यहाँ से जो उन्हें पहले पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल बने थे, यहाँ से जस्टिस वजीउद्दीन थे, कराची से हमारे मिराज मोहम्मद ख़ान थे, सीनियर सियासतदान, वो नहीं चल सके पीटीआई के साथ। तो ये ऐसा नहीं है कि आइंदा कोई हुकूमत बना सकें, बल्कि जो सीटें मौजूद हैं सिंध से, कराची से, मुश्किल है कि वो उनको भी ये अगर ये आप कह सकते हैं कि अगर पीटीआई के जो अपने लोग हैं अगर उनको प्रमोट करें, उनको मजबूत करें, आपस में इख्तलाफात ख़त्म हो, पीटीआई खुद अपने बलबूते पे सूबे में जगह बना सकती है दूसरों का सहारा लिए बगैर। अभी देखें 3 साल गुजर गए हैं, ये जगह बनाने की अवाम में जाने का सबसे तरीका होता है बल्दियाती क़यादत जाती है रास्ते में। बल्दियाती क़यादत में पीटीआई अभी आई नहीं है, ये इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, इस सतह पे उनका तंजीम साजी भी शायद नहीं हुई हो, तो वो कैसे लोगों तक जाएंगे, लोगों के मसाइल कैसे जानेंगे। यहाँ पे जो सड़कें हैं, जो भी वफाक की मदद से MNA ने कुछ काम किया, हमने भी उन्हें कवर किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सड़कें फिर टूट चुकी हैं, गटर फिर बह रहे हैं। जो उन्होंने स्पेशल फ़ंड से काम कराया उसके असरात नज़र नहीं आ रहे हैं। पीटीआई को बहुत संजीदगी के साथ काम करना होगा। ये नारेबाज लोगों से और सिर्फ अपने ही ग्रुपों में जाकर और बनी गाला पे जो मुजाहरा कर लेते हैं, इन्हें चापलूस लोगों से निकल के अवामी लोगों की तरफ आना होगा, क्योंकि इस एंटी पीपल्स पार्टी यहाँ पर जो है वो कराची में, शहरी सिंध में भी गैप है, और इंटीरियर में भी पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से लोग खुश नहीं हैं। लेकिन अभी तक पीटीआई वो ताकत नहीं बन सकी है जो रिप्लेस कर सके। अब वो खला कौन पूर करेगा, आज़ाद उम्मीदवार करेंगे, कोई और काम करेगा, पीर पगारा साहब करेंगे, उनकी छोटी मोटी तंजीम है, वो कुछ एक एंटी पीपल्स पार्टी का स्लोगन रखते हैं, वो इस सिंध में रहते हैं, वो मुस्तकिल एक आदमी है, तो हो सकता है कि उन्हें पजीराई मिल जाए, उनके इर्द गिर्द लोग आ जाएं। लेकिन पीटीआई वो सलाहियत नहीं रखती है जो पीपल्स पार्टी को रिप्लेस कर सके। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया। ये इंतहाई दोनों दिलचस्प और अहम तरीन चीज़ें थी। काफ़ी सारे लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी कि शायद पीटीआई जो है सूबे में जगह बना पाएगी, लेकिन हक़ाइक़ यही है कि अगर ख़ुद पीटीआई के जो अपने लोग हैं बुनियादी तौर पर अवाम में जाएंगे तो शायद अपनी जगह बना पाएँ। बहरहाल एक्टिविटी सियासी जारी रहेगी, उसको भी कवर करते रहेंगे और मज़ीद जो अदालती अमूर हैं वो भी आपको बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।